दोस्तों नमस्कार, मैं ताराचंद सैनी एडवोकेट कानून से समाधान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे रेंट एग्रीमेंट क्या है, ये कैसे लिखाया जाता है और इसे लिखते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों यदि मेरे चैनल पर आप नए जुड़े हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप कानूनी टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। दोस्तों रेंट एग्रीमेंट एक ऐसा आधारभूत दस्तावेज है जिसमें मकान मालिक और किराएदार के बीच जो शर्तें मकान, दुकान या जो भी परिसर किराए पर दिया जा रहा है उसके संबंध में तय की गई हैं, उनको लिखा जाता है। उसको हम किराएदारी अनुबंध कहते हैं। तो किराएदारी अनुबंध एक ऐसा महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके आधार पर किराएदार और मकान मालिक के बीच में जो शर्तें तय हुई हैं उनके अनुसार किराएदारी आगे चलेगी। तो दोस्तों किरायानामा या रेंट एग्रीमेंट कैसे लिखाया जाना चाहिए और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस संबंध में आज हम चर्चा करते हैं। रेंट एग्रीमेंट स्टाम्प पर लिखा जाता है और स्टाम्प अलग अलग स्टेट में स्टाम्प ड्यूटी के आधार पर तय होते हैं। हर स्टेट में इसकी स्टाम्प ड्यूटी राज्य सरकार द्वारा अलग तय की जाती है। सबसे पहले मकान मालिक या किराएदार एक स्टाम्प खरीदेगा। यथासंभव स्टाम्प किराएदार द्वारा खरीदना चाहिए, क्योंकि किराएदार मकान मालिक के पक्ष में इस किरायानामा को लिख कर देता है। किरायानामा लिखते समय सबसे पहले उसका हेडिंग डाला जाता है। उसके पश्चात मकान मालिक और किराएदार दोनों के नाम, पता, संपूर्ण डिटेल लिखी जाती है। उसके पश्चात उस परिसर, मकान या दुकान जो भी है उसकी संपूर्ण डिटेल दी जाती है और यह डिटेल इस प्रकार लिखी जानी चाहिए जिससे परिसर की आइडेंटिफिकेशन अच्छी प्रकार से हो सके। इसके पश्चात किराएदारी कब से शुरू होगी उस वह दिनांक लिखा जाना चाहिए और कब समाप्त होगी उसका भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। किराया किस तिथि तक देना अनिवार्य होगा उसका भी स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए और उस अवधि जो निर्धारित की गई है उस तक यदि किराया अदा नहीं होता है तो उस पर क्या पेनल्टी होगी उसका भी स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। यदि किराएदार द्वारा कोई सिक्योरिटी राशि या एडवांस राशि दी जा रही है उसका भी स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए और वह एडवांस या सिक्योरिटी राशि किस प्रकार से वापस की जाएगी उसके बारे में भी लिखा जाना चाहिए और इसका भी स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए कि किराए के संबंध में जो सिक्योरिटी राशि या एडवांस राशि दी गई है उस पर कोई ब्याज देय होगी या नहीं। दोस्तों किरायानामा में नल और बिजली के बिलों का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा इस पर भी उल्लेख करना चाहिए, क्योंकि कई बार बिजली कनेक्शन और नल कनेक्शन परिसर के लिए अलग होते हैं और कई बार मकान मालिक और किराएदार के बीच में एक ही बिजली और नल कनेक्शन होता है। उसका भुगतान किस प्रकार से होगा उसका भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। दोस्तों किराया परिसर किस उद्देश्य से लिया जा रहा है इसका भी जो पर्पज़ है उसको स्पष्ट लिखना चाहिए, उल्लेख करना चाहिए। वह आवासीय या कॉमर्शियल उपयोग के लिए हो सकता है, उसका उद्देश्य इल्लीगल नहीं होना चाहिए। यदि उसका उद्देश्य इल्लीगल पाया जाता है तो ऐसी किराएदारी समाप्त हो जाएगी, इसका भी उल्लेख करना चाहिए। किराया परिसर के मेंटेनेंस के संबंध में भी स्पष्ट शर्तों को लिखना चाहिए कि किराएदार किस हद तक उस परिसर का मेंटेनेंस करा सकेगा। किराएदार मटेरियल ऑल्ट्रेशन यानी कि परिसर में सारभूत परिवर्तन नहीं कर सकेगा, ऐसा भी उसमें उल्लेख किया जाना चाहिए। किराया परिसर का किराया क्या होगा उस राशि का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए और उस किराया राशि की अदायगी चेक, ऑनलाइन या रसीद के द्वारा होगी, इसका भी स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। किराएदारी की अवधि कितनी होगी इसका भी स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए और अवधि समाप्त होने के बाद यदि उस किराएदारी का रिन्यूअल किया जाता है तो किराया कितना परसेंटेज बढ़ाया जाएगा इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। तो किरायानामा में यह उल्लेख भी स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए कि किराएदार उस परिसर को सबलेट यानी कि उप किराएदारी पर नहीं दे सकेगा। यदि ऐसा वो करता है तो किराएदारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, लिखना चाहिए। यदि किराया परिसर फर्निश्ड दिया जा रहा है तो उसका जो मेंटेनेंस होगा या उसमें टूट फूट या किसी प्रकार की क्षति होगी तो उसकी भरपाई कैसे की जाएगी इसका भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। कि किराएदार और मकान मालिक के बीच में ऐसी कोई समय सीमा तय की गई है जिसमें किराएदारी को लॉकिंग पीरियड तय किया गया है तो उसका भी स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। और यदि किराएदार या मकान मालिक कोई भी परिसर को खाली करना या कराना चाहता है तो वह कितने दिन के नोटिस के पश्चात खाली करेगा, इसका भी स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए।
साधारणतः 30 दिन के नोटिस के पश्चात मकान मालिक या किराएदार मकान को खाली कर सकता है या करा सकता है। यदि इस अवधि को कम या ज़्यादा करते हैं तो उसका भी स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। तो इसके अलावा भी किराएदार और मकान मालिक के बीच में यदि कोई अन्य शर्तें हैं उनका भी स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। इस प्रकार किरायानामा लिखने के पश्चात प्रत्येक पृष्ठ पर किराएदार और मकान मालिक के हस्ताक्षर होने चाहिए और अंतिम पृष्ठ पर 2 गवाहों के हस्ताक्षर होना चाहिए और सभी दोनों पक्ष किराएदार और मकान मालिक और दोनों गवाहों के उस पर फ़ोटो लगाने चाहिए। उसके पश्चात यदि किरायानामा 11 माह के लिए लिखवाया गया है तो उसको नोटराइज करा सकते हैं और रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। यदि इसकी अवधि 12 माह या उससे अधिक है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाना आवश्यक होगा। तो परिसर को किराए पर देने से पहले किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन कराना चाहिए। किराएदार को भी मकान मालिक और परिसर के संबंध में संपूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।